दोस्तों, तो आज से स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और ये क्लास 9th का बायोलॉजी सेशन है, यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लास 9th का ये बायोलॉजी का बुक है। ठीक है, तो आज इसी में हम लोग देखने वाले हैं इसके 5वें चैप्टर से, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो इस बुक में चैप्टर 5 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है, कंप्लीट बुक आप देखिएगा, कंप्लीट चैप्टर 5 जो है पूरा इसी वीडियो में होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 बायोलॉजी का है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा। और जितना भी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है सभी एनसीईआरटी बुक से ही आता है। ठीक है, तो क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है और समझना है। ठीक है, अगर इसमें कोई पॉइंट हो तो उसको आप अगर नोट डाउन कर लीजिएगा तो अच्छा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। इसमें दे रखा है कि जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो कह रहा है कि कॉर्क की पतली काट के अवलोकन और रॉबर्ट हुक ने, किसने, रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते की जैसी होती है। जो कॉर्क होता है उसकी संरचना कैसी होती है, मधुमक्खी के छत्ते की जैसी होती है। ठीक है, कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। कॉर्क कहाँ से प्राप्त होता है, कॉर्क वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में, याद रखना है, सन 1665 में हुक ने इसे स्वर्णिम हुक ने इसे सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था, स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठ को कोशिका कहा था। देखिए ये जो कोशिका है वो क्या है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। कोशिका इसी को कहा जाता है। और ये जो है मतलब कॉर्क जो होता है वो पेड़ की छाल, वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बताया कि कोशिका यानी सेल, कोशिका यानी सेल जो होता है, कोशिका या सेल जो है, सेल, कोशिका या सेल लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। कोशिका का मतलब क्या होता है, छोटा कमरा होता है। उपयुक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि जीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का प्रयोग आज तक किया जाता है। ठीक है, कोशिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सजीव किससे बने होते हैं। ये क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहाँ पर एक सरल सूक्ष्मदर्शी दिया है, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, ये सूक्ष्मदर्शी का चित्र दिया हुआ है। ठीक, इसमें कहा है कि आपने क्या देखा, क्या आप जो सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो कागज पर खींच सकते हैं इस सूक्ष्मदर्शी को। ये सब क्वेश्चन में आगे देखें। ये प्याज की झिल्ली की कोशिका दी हुई है। प्याज की झिल्ली की कोशिका है वो इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब है कि अब हम विभिन्न आकार वाली प्याज की झिल्लियों से अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं, क्या हम एक समान संरचनाओं को देखते हैं अथवा भिन्न भिन्न। तो देखिए इसका प्रश्न सुनिए, ये संरचनाएं क्या है, पता है, ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना यानी सलकंद बनाते हैं जैसे प्याज। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि भिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचना दिखाई देती है। प्याज की झिल्ली की कोशिका, प्याज की झिल्ली की कोशिका एक समान है, प्याज के आकार में इसका कोई संबंध नहीं है। ये छोटे छोटे संरचना है जो हम देख रहे हैं। सलकंद प्याज की मूल इकाई है। इस संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। और वो जो संरचना दिया हुआ था उसको क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं वे सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। हमारे आसपास का जितना भी जीव है वो सभी किससे बना हुआ है, वो सभी कोशिकाओं से बना हुआ है। इसमें कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं। आवर्धक लेंस जो खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार संभव हो सका, जिससे पता चलता है कि एक मात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव जैसे एक अमीबा, क्लेडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया हो सकती है। इन जीवों को एक कोशिकीय जीव भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो दे रखा है कि अमीबा दे रखा है, अमीबा, क्लेडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ये सभी एक कोशिकीय जीव है। कैसे जीव है, एक कोशिकीय जीव है। आइए बढ़ते आगे। आगे का राइजिंग, इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीव में अनेक कोशिकाएं बहुकोशिकीय जीव में अनेक कोशिकाएं होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हुए भिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई, पादप तथा जंतु। क्या हम कुछ और एक कोशिकीय जीवों के विषय में
पता कर सकते हैं? प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं, इस प्रकार अपनी जैसी कोशिका बनाती हैं, इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्णवर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न हो सकती हैं या होती हैं। आगे देखिए, पता है कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने चलाया था। ये जो बॉक्स वाला था बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो इसको आपको ध्यान से देखना है। बॉक्स वाला जितना भी होता है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको देखिए, आइए ध्यान से देखते हैं इसको। पता है कि कोशिकाओं का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने चलाया था। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता चलाया था। उसने कोशिकाओं को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो देखा था कोशिका को, वो किसके रूप में देखा था? कॉर्क के रूप में देखा था। और किसके माध्यम से देखा था? तो उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। किसकी सहायता से देखा था? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। आगे देखते हैं, आगे देखा है लीवेनहॉक ने 1774 में सबसे पहले उत्पन्न सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। तो ये सब आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लीवेनहॉक जो था, लीवेनहॉक ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिकाओं में केंद्रक का पता लगाया था। अगर पूछा जाए कि कोशिकाओं में केंद्रक का पता किसने लगाया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का पता लगाया था। पुरोकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य का नाम दिया था। तो जीव द्रव्य का जो नाम किया था वो पुरोकिंजे ने किया था। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लीडन तथा टी स्वान ने स्लीडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत के विषय में पता लगाया था। ये बात यह है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लीडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत का पता लगाया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। जितने भी पौधे और जंतु सभी कोशिकाओं से बने हुए हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। विर्चो ने 1855 में कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनी होती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्रियाकलाप है, ये आप देख लीजिएगा। इसमें कहता है कि कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीर को देखो, ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं देखिए। ये जो तस्वीर दिया हुआ ये सब मानव कोशिकाओं का कुछ तस्वीर दे रखा है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उसके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती हैं, जैसे एक कोशिकीय अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी जीवों की अगुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? आगे देखिए, प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है जो सभी जीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है? हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्य में। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है तथा आमाशय भोजन का पाचन करता है। आमाशय क्या करता है? भोजन। इसमें दिया हुआ है कि आमाशय क्या करता है? आमाशय का काम है भोजन का पाचन करना। आमाशय का कार्य क्या है? आमाशय का कार्य है भोजन का पाचन करना। तो ये आपको याद रखना कि आमाशय का कार्य जो है वो भोजन का पाचन करना होता है। ठीक है, इसी प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। कोशिका का जो विशिष्ट घटक होता है, कोशिका के विशिष्ट घटक को क्या कहा जाता है? कोशिका के विशिष्ट घटक को कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिकांग कहा जाता है, याद रखना। तथा उसके बाद प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है, जैसा कि कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करना। जो कोशिकांग होता है उसका कार्य क्या होता है? कोशिकांगों का कार्य होता है कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे देखिए। आगे दे रखा है कोशिकाओं के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने
सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत कार्य इकाई बनाते हैं। इससे कोशिका इसे कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है। सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखना। आगे कुछ प्रश्न दिया हुआ है। अब यहाँ पर करा प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की। तो हमने अभी आपको बताया था कि 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि कोशिका को जीवन की संरचना और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना कि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए कोशिका को क्या कहा जाता है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दे रखा है कोशिका आगे दे रखा है कि कोशिका जो होती है, कोशिका किससे बनी होती है, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि हमने देखा है कि कोशिकाओं में विशिष्ट घटक होते हैं जिसे कोशिकाओं कहा जाता है। कोशिकाओं में जो घटक है उसको क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। कोशिका कैसे संगठित होती है, यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें लगता है कि प्रति कोशिका में 3 गुण दिखते हैं, 3 गुण दिखाई देते हैं। इसमें पहला गुण क्या है, इसका पहला गुण है कि प्लाज्मा झिल्ली होती है, दूसरा केंद्रक होती है, इसमें तीसरा होता है कोशिका द्रव्य होती है। ठीक है, तो कोशिका में 3 तरह की चीजें होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, केंद्रक होती है तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि कोशिका के अंदर होने वाली 1 मिनट, आगे कह रहे हैं कि कोशिका के अंदर होने वाली समस्त क्रिया तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से परस्पर क्रियाएं इन्हीं गुणों के कारण संभव है। आओ देखें कैसे। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली क्या है, तो ये कोशिका की सबसे बड़ी बाहरी परत होती है। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका को घटकों से बाहर पर्यावरण से अलग करती है, प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर प्लाज्मा झिल्ली जो होती है कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है या अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसी वर्णात्मक वर्गन झिल्ली कहते हैं। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे इसमें कह रहा है कि कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार वितरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम पिछले अध्यायों में वितरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि पदार्थों की गति कुछ सांद्रता से भिन्न सांद्रता की ओर होती है, कुछ सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है पदार्थ की गति। आपको याद रखना, जो पदार्थ होता है, ठीक है, कोशिकाओं में जो पदार्थ होता है उसका गति कैसा होता है, उसका गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ की जो गति होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे रखा है कि कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती है। उदाहरण के लिए जब कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कोशिकीय अपशिष्ट है और जिसका निष्कासन आवश्यक होता है, कोशिका में एकत्र हो जाती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में एकत्र हो जाती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसा कि कोशिका के अंदर और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में अंतर आता है, ठीक उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विचलन द्वारा कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार जब कोशिका आगे कह रहा है जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर जाने वाले जल की मात्रा से अधिक होती है। इस प्रकार शुद्ध परिमाण यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगेगी। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम में विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसा विलयन को समप्रासरी विलयन कहते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आती है। इस प्रकार की व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं होती, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आएगा। यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के गोल से अधिक सांद्र है तो जल प्रासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अतिप्रासरणी दाब विलयन कहते हैं। पुनः जल कोशिका के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आएगा और कम जल अंदर आएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। प्रासरण इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें वर्णात्मक झिल्ली द्वारा गति होती है। ठीक है, देखिए आगे दे रखा है, आगे कह रहा है अंडों की छोड़ दीजिए इसको, दूसरा देखिए
तथा इसी प्रकार एक कवचधारी अंडा नमक के सामृत विलयन में रखें तो 5 मिनट तक उसका अवलोकन करो। अंडा सिकुड़ जाता है क्योंकि जल अंडे से निकलकर नमक के विलयन में आ जाती है, क्योंकि नमक का घोल अधिक सांद्र होता है। ठीक है, नमक का घोल अधिक सांद्र होने के कारण जब हम अंडे को उबालेंगे तो उसका सारा पानी आकर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्रियाकलाप है, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, पीडीएफ रहेगा, आप इस पीडीएफ को फिर से पढ़ के ये सभी क्रियाकलाप को देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका भित्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका, ये भी याद रखना कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त, प्लाज्मा झिल्ली तो पाई जाती है, पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के अलावा कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पदार्थों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीव गर्भ कुंचन कहते हैं। इस परिघटन में क्रियाकलाप दिया हुआ, आप देख लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। कहता है कि एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करते हैं और पौधों के मूल द्वारा जल अवशोषण परासरण का एक उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैसों के आदान प्रदान की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करती है। कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना तथा बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। इस प्रकार परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। पदार्थों के परिवहन में क्या होता है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, ये बात याद रखना है। प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है? प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मा झिल्ली कैसे होती है? प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है, कैसे होती है? लचीली होती है। ठीक है, और जो परिवहन होता है, परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। तो कार्बनिक अणु जो भी होता है वो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कार्बनिक अणु होता है क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। कार्बनिक अणु किसका बना होता है? तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे छोड़ दिए पॉइंट, उसको देख लेते हैं। यहाँ भी कह रहा है, इसमें कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली एक लचीली एक कोशिकीय है। कोशिका झिल्ली क्या है? लचीली तो है लेकिन एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में सहायता करती है। ऐसी प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, बाह्य वातावरण से अगर भोजन ग्रहण किया जाता है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब आ गया केंद्रक। देखिए केंद्रक में कहा गया, आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाल दी थी, क्योंकि यदि हम बिना आयोडीन के स्लाइड देखें तो हम क्या देखेंगे? प्रयत्न करो और देखो कि क्या अंतर है। जब हमने आयोडीन का घोल डाला तो प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो गई थी। आयोडीन के घोल डालने पर क्या हुआ? जितनी कोशिका थी वो समान रूप से रंगीन हो गई थी। समान रूप से क्या हुई थी? रंगीन हो गई थी। कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक घटना के आधार पर भिन्न रंगों से रंग जाते थे। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीक होते हैं अतः कुछ कम होते हैं। कोशिकाओं को रंगने के लिए हम आयोडीन के अतिरिक्त सेफ्रानिन अथवा मेथिलीन ब्लू विलियन का भी उपयोग करते हैं। हमने प्याज की कोशिका को देखा, आओ अब हम अपने शरीर के लिए कोशिकाओं को भी देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ कह रहा है कि केंद्रक की चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर कोशिका झिल्ली केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव्य के विषय में हम अनुभाग 5.24 में पढ़ेंगे। केंद्रक में क्रोमोसोम होता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है? केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है, आपको याद रखना है। जो कोशिका विभाजन के समय छराकार दिखाई देता है। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति से में जाते हैं। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए की क्रियाएं खंडन को जीन कहते हैं जो कोशिका विभाजन नहीं
कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, उसमें यह डीएनए उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान है। क्रोमेटिन पदार्थ आगे की तरह की रचनाओं के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो यह एक क्रोमोसोम में संगठित होता है। कुछ संगठित होता है आगे देखिए, कुछ जीवों में कोशिका जनन केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिका बनाती है। ठीक है, दो नई कोशिका बनाती है। यह कोशिका के विकास व परिपक्वन को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। बैक्टीरियल जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रीय क्षेत्र बहुत ही कम स्पष्ट होता है क्योंकि केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। आगे देखना है। ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, जैसे मैं आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसमें दिया है, ये देखिए जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। जिसमें केंद्रक झिल्ली होता है उसको यूकैरियोटिक कहते हैं, जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता उसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होता, यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश ध्रुव अंग नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार कोशिका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्लास्टिड में पाया जाता है। आगे कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसके कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ होता है। तो याद रखना कि जो कोशिका द्रव्य होता है वो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होता है और ये द्रव्य के रूप में होता है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिकाओं के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। प्रत्येक अंग कोशिकाओं के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य बनता है। तो जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य और केंद्रक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर तब जीव द्रव्य बनता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर तब जीव द्रव्य का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य याद रखना, कोशिका द्रव्य हो गया, कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य का निर्माण होता है। ठीक है, ठीक, आगे देखिए। आगे याद रखना कि कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली तथा झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। झिल्ली की सार्थकता वाइस के उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। वाइस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक यह किसी आगे देखिए दोस्तों, सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिकाओं की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता। ठीक है, आगे देखिए। बाकी ये सब याद रखना है, ये सब जो दिया हुआ इसमें इसको याद रखना है कि आकार प्रायः छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर का आकार होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, यूकैरियोटिक कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, तो 1 माइक्रोमीटर का मान 10⁻6 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर जो होता है वो 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, आगे देखिए। ये दोनों में डिफरेंस दिया हुआ याद रखिएगा कि आकार प्रायः छोटा होता है, मतलब 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच होता है, और यूकैरियोटिक जो होता है उसका आकार बड़ा होता है, मतलब 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच होता है। केंद्रकीय क्षेत्र इसमें होता है। केंद्रकीय क्षेत्र में स्पष्टता जो चारों ओर केंद्रकीय झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए। अगला कोशिकांग। कोशिकांग अगला देखिए कोशिकांग। कोशिका का अंगक अतः प्रत्येक कोशिकांग चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे जिससे कि उसमें स्थिति पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहते हैं। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं जिसमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल होती हैं को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दें।
सके। इस विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती हैं। ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करती है। इसमें कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉनिक संदर्भ में ही देखे जा सकते हैं। हमने पिछले अनुभव अनुभाग में देखा था कि केंद्रक के विषय में पढ़ा कि अद्रव्य जालक, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रसधानी कोशिका अंग हैं। ठीक है, ये सब कोशिका का अंग है, याद रखना है। कोशिकांग को हम एक बार फिर से देख लीजिए। कोशिका का अंगक कौन कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का अंगक है। प्लास्टिड जो होता है वो भी कोशिका अंगक है। राजधानी कोशिका का अंगक होता है, लाइसोसोम होता है। ठीक है, लाइसोसोम को आत्महत्या भी कहा जाता है, गोल्जी उपकरण भी होता है और अंडापद्रव्य जालिका भी होता है। ठीक, अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण है जिस पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। अगला कोशिका अगला है अंतःद्रव्यी जालिका, जिसको ER से भी डिनोट किया जाता है। अंतःद्रव्यी जालिका को क्या कहते हैं? इसको शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं, अंतःद्रव्यी जालिका ER। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या करता है अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत ही बड़ा तंत्र होता है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैले की तरह दिखाई देता है। अंतःद्रव्यी जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतःजालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःजालिका और एक होती है चिकनी अंतःजालिका होती है। ठीक है, चिकनी अंतःजालिका को SER कहा जाता है और जो अंतःजालिका होती है उसको RER कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है इसको। आगे देखिए, इसी प्रकार से अब गोल्जी उपकरण को देखते हैं। यह है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण क्रेमेली गोल्जी ने किया था। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से होती है, एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से पाई जाती है या होती है। आगे देखिए, इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिका झिल्ली तंत्र एक दूसरे में लगती है। ये सब तो है ही। आगे देखिए, सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका का अवशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम के में चले जाते हैं जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होता है जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होता है। कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम थक जाते हैं, अतः एंजाइम अपनी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। RER इस एंजाइम को बनाता है। ठीक है, याद रखना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइसोसोम जो होता है उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, और ये वैज्ञानिक है जिसके बारे में दिया हुआ, ये सब उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। बढ़ते हैं आगे। आगे फटाफट देखिए, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। देखिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्राप्त करता है। ATP कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए ATP में संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, भीतरी झिल्ली बहुत ही बलित होती है। ये बल ATP बनाते हैं, रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र भी बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अद्भुत अंग है क्योंकि इसमें उसका अपना DNA और राइबोसोम होते हैं, अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। ठीक है, अलग चीज में यहाँ पर राजधानी दिया हुआ। राजधानी क्या होता है? देखते हैं राजधानी को। ये राजधानी। ठीक है, अब इसमें क्या कर देते हैं? राजधानियां ठोस अथवा पदार्थों की सहायक थैली है जो जंतुओं कोशिकाओं में राजधानियां छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में राजधानियां बड़ी होती है। जंतु कोशिका की राजधानी की छोटी होती है, पादप कोशिका की राजधानी बड़ी होती है। कुछ पदार्थों की कोशिकाओं में केंद्रक राजधानी की माप कोशिका के आकार का 50 से 90% तक होती है। पादप कोशिकाओं की राजधानियों में कोशिका का द्रव भरा होता है। ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। पौधे के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ राजधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल,
तथा कुछ प्रोटीन होते हैं एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा हो गया कि खाद्य राजधानी उसमें बहुत उनके द्वारा उपयोग में लाए गए पदार्थ से होते हैं। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट राजधानियां अतिरिक्त जल कुछ विशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे देखिए। प्लास्टिड को भी देख लेते हैं। प्लास्टिड भी पूछता है कभी-कभी। प्लास्टिड, ये प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में ही होता है। याद रखना प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है? केवल पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड पाया जाता है। प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन प्लास्टिड तथा ल्यूकोप्लास्ट यानी श्वेत यानी रंगहीन प्लास्टिड होते हैं। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा रंगीन रंग के वर्णन भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक हैं जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। प्लास्टिड के भीतर रचना में बहुत सी झिल्ली नाली परतें होती हैं, स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लास्टिड बाह्य संरचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। क्या प्लास्टिड में अपना डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है। प्लास्टिड में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। प्लास्टिड में अपना डीएनए और राइबोसोम भी होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया तथा जो प्लास्टिड है, ठीक है, दोनों में डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, और प्लास्टिड जो होता है केवल पादप कोशिकाओं में ही स्थित होता है। प्लास्टिड 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट यानी रंगहीन प्लास्टिड होता है और एक होता है लाइकोप्लास्ट जो श्वेत प्लास्टिड होता है। बस यही है, यही याद रखना। ठीक है, आगे देखिए। राजधानी को पढ़ा चुके हैं। बस एक लाइन और हम याद रखना है आपको, यहाँ दिया गया कि कोशिका जो है जीवन की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी होती है। ठीक है, कोशिका को ही जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कुछ नहीं, क्वेश्चन आंसर इसको भी आप लोग को देख लेना है समय मिले तो। जैसे कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है वो क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, इसलिए कोशिका क्या है, जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई मानी गई। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अभी हम प्रयास ही कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छा कंटेंट ला सकें, धीरे धीरे वीडियो को और अच्छी तरह से प्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।